तो हमने देखा था कि लिक्विड में कॉलम में सेम डेप्थ पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। मतलब ए और बी को हो तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है ना। और अगर ये लिक्विड, ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, लिक्विड कॉलम की वजह से है। अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया है तो इसी प्रेशर को हम लोग कहते थे गॉज प्रेशर। वो कहते थे गॉज प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा उस पॉइंट का, ठीक है ना। चलो, तो एक चीज़ नोट कर लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। हाँ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured with the help of बैरोमीटर। किसके ज़रिया, बैरोमीटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा था कि बैरोमीटर से कैसे मेज़र करते हैं ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जानना हो तो जब फ्लोटेशन चैप्टर ख़त्म हो जाए तो बोल देना कि सर एक्स्ट्रा के तौर पर पढ़ा दीजिए इसको, ठीक है। तो मैं समझा दूंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो होती है 1 atm, चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम में भी मेज़र करते हैं। और 1 atm जो है वो बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इनके अलावे प्रेशर को हम mmHg में भी मेज़र करते हैं। कितने, किसमें, मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेवल, मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेवल यही होता है इसमें, बैरोमीटर में मरकरी ही होता है, ठीक है। खैर वहाँ देखेंगे। तो ये जो मरकरी लेवल होता है इसमें 720 mm ऑफ Hg होता है। क्या, 720 mm ऑफ Hg होता है, या इसी को क्या कह सकते हैं, 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या इसी को कह सकते हैं 0.72 मीटर ऑफ Hg। इनके अलावे प्रेशर की यूनिट होती है बार, टोर, ठीक है। ये सब लिख लो। ऑल्सो अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, टोर, बहुत सारी बात है। खैर, टर्मिनोलॉजी याद रखो। लिक्विड के प्रेशर किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर के जरिए। लिक्विड का प्रेशर किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर के जरिए। लिख लो, लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। अब ये देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने किसको कहा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे शक्ल देख रहा है जैसे पहले कभी सुना ही नहीं, यही तो होता है, होता है या नहीं। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं, लिख ही दे रहा हूं मैं। प्रेशर exerted by the एटमॉस्फेयर। ये जो कल का टॉपिक हम पढ़ रहे थे ना, उसी में बातें कंटिन्यू है, ठीक है, कि लिक्विड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है। तो अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अभी बीच नीचे हमने वैल्यू लिख दिया, कितना होता है 1 atm सी लेवल पर, या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या 72 mm ऑफ Hg, या 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 0.72 मीटर ऑफ Hg, जो कहना चाहो, ठीक है। तो अब ये सोचो
कि ये हमारा अर्थ, ये क्या है, अर्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऐसे कोई सा भी एरिया कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि ऐसे एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। अगर हम कोई भी क्रॉस एक एरिया कॉलम, एयर का कॉलम कंसिडर करें, ठीक है, एयर का कॉलम क्या करें, कंसिडर करें, तब ये बताओ यहाँ पर कोई पर्सन अगर खड़ा होगा यहाँ पर, तो इनके ऊपर जो प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा, इस वाले एयर की वजह से, ठीक है। और अगर कोई पर्सन यहाँ के बजाय यहाँ आ जाए हवा में, गुब्बारे पे बैठ के, नहीं एरोप्लेन पे, ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो अब इसके ऊपर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, सिर्फ और सिर्फ इतने एयर की वजह से होगा, है ना, इस एयर की वजह से होगा। तभी बताओ जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे सरों पर एयर का वेट घटता है या बढ़ता है, एयर वेट घटता है, ठीक है, एयर वेट क्या होता है, घटेगा। ये बात समझ में आई, एयर का वेट क्या होगा, वजन क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो अब बताओ इस वेट को हम क्या कहते हैं, फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। ये फोर्स किसके जरिया है, एयर के जरिया। हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कह सकते हैं ना कॉमन सेंस से। तब ये बताओ ग्राउंड के लेवल से जब ऊपर की तरफ जाते हो तो ये एफ क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है। ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही ग्राउंड सरफेस पर आओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बात समझ में आ गई, तो लिखो जरा जल्दी से, विद एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, with altitudes atmospheric pressure decreases, with altitudes atmospheric pressure decreases, with altitudes atmospheric pressure decreases, with altitudes atmospheric pressure decreases। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो हो गया, यस और नो। रब करूं, रब करूं, अच्छा वो सब नहीं बता रहा मैं कि लिक्विड जो है कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाता है, बॉटम पे लगाता है, गैसेज जो है 6 फेसेस पे लगाते हैं, सॉलिड जो है सिर्फ बॉटम पे लगा, तो वो सब जानते हो लोअर क्लास से, ठीक है। बस समझ में नहीं आई, जानते हो ना, नहीं जानते, अरे इतना नहीं पता कि गैस क्या होता है, सिलेंडर को कहीं से भी होल कर दो गैस निकल जाएगी बाहर, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे 6 फेसेस पे गैसेस क्या लगाता है, प्रेशर। लिक्विड ऊपर का कैप खोल दो, बोतल से पानी गिरता है क्या, नहीं गिरता, साइड में कहीं से कर दो गिर जाएगा, तो मतलब 4 वॉल और बॉटम पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। बस समझ में आई। सॉलिड किसी बर्तन में मत रखो, ऐसे कॉपी पड़ी हुई देखो, सिर्फ नीचे, जब तक इस कार्डबोर्ड, ये जो बोर्ड है तुम्हारा डेस्क का, इसको नहीं हटाओगे तब तक नीचे नहीं गिर सकता, हालांकि चारों तरफ से क्या हुआ है, 5 तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेशर लगा रहा है, नीचे, ठीक है। खैर नेक्स्ट थिंग लिखो, बायोंसी, BOYANCY, बायोंसी और upthrust by the fluid, fluid का मतलब
एयर एंड गैस, सॉरी, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड एंड गैस। तो बायोंसी क्या है? बेसिकली फोर्स है। बायोंसी क्या है? बेसिकली फोर्स है। और कैसा फोर्स है? अपथरस्ट है। और अपथरस्ट किसको कहते हैं? किसी एरिया पर नीचे से परपेंडिकुलरली एक फोर्स लग रहा होगा, तो इस फोर्स का नाम है, फोर्स पर यूनिट एरिया का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का नाम क्या है? अपथरस्ट है। सिर्फ और सिर्फ फोर्स का नाम क्या है? अपथरस्ट है। तो ये क्या होता है, देखो, जब भी किसी लिक्विड या फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं, क्या करते हैं? सबमर्ज करते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, अपथरस्ट। दैट अपथरस्ट इज नॉन एज बायोंसी। ठीक है? अच्छा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बायोंसी लगता है, कभी फील किया? या किस्सा कहानी सुनते आ रहे थे, मान लिया हमने कि हाँ लगाता है भाई कुछ। तो देखो, एक तो एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, कैसे वो देखेंगे अभी हम। तो लिक्विड क्या लगाता है, फ्लूइड क्या लगाता है, बॉडी के ऊपर क्या लगाता है? एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। उस अपवर्ड फोर्स का नाम क्या है? बायोंसी और अपथरस्ट। ठीक है? तो चाहे वो फ्लूइड यानी लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सब लगाते हैं। ठीक है? लेकिन फ्लूइड को ज़्यादा लगाता है, गैसेस कम लगाते हैं, लेकिन लगाता सब है, लिक्विड एंड गैस दोनों। लिखो ज़रा इसकी डेफिनेशन बायोंसी की, बायोंसी और बायोंट फोर्स लिखो, बायोंसी और बायोंट फोर्स लिखो। when a body is partially or fully submerged in a liquid, submerged मतलब डुबोना, समझ माने स्पेलिंग नहीं याद, लिख लिया? अच्छा, when a body is partially or fully submerged in a liquid, liquid exerts an upward force, on the body known as buoyancy और buoyant force और upthrust by the fluid। ठीक है? known as buoyancy और buoyant force और upthrust। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? buoyant force किसको कहते हैं, buoyancy किसको कहते हैं? कौन रिपीट करेगा? हाँ, क्या है बायोंसी? हाँ हाँ, अपनी लैंग्वेज में, वो नहीं, अपनी लैंग्वेज में बताओ। किसी बॉडी को हम जो है लिक्विड में पार्शियली या फुली इमर्स करते हैं, तो उसपे जो है बायोंट फोर्स लगता है। हाँ, वो उस बॉडी के ऊपर क्या लगता है? लिक्विड की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं? बायोंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोंसी कहते हैं। ठीक है? मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, उसे हम बायोंसी कहेंगे। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब हेडिंग डालो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि ये बायोंसी लगता कितना है, ये बायोंसी लगता कितना है। ठीक है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है?
आर्किमिडीज के सिद्धांत, पता नहीं, प्रिंसिपल हिंदी में यही होता है शायद। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो आर्किमिडीज ने बताया कि ये जो पिछले टॉपिक में तुमने पढ़ा कि बायोंसी लगता है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, डुबोते हैं। कोई सैलाब में नहाया है ऊपर से कूद करके? नहाए हो, ठीक है। हाँ सुनो सुनो सुनो, अच्छी बात है, अच्छा एग्जाम्पल है। जब ऊपर से कूदते हो तो हम अपनी वेट की तरफ से पहले कहाँ जाते हैं? नीचे। तुम हाथ पैर कुछ नहीं चलाना, देखना फिर भी ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्शन लगाया वाटर पे, इन रिटर्न जो हमने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था उसकी वजह से एक तो लगता है बायोंसी, दूसरा लगता है रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही कूदते हैं वैसे ही नहीं डूबते, पहले एक बार सरफेस के ऊपर आएगा, उसके बाद तैरना नहीं आता तो पानी पीकर डूब जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? अचानक से खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऊपर आते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? अब डूबता कैसे, वो बात भी देखेंगे ना इसी चैप्टर में, कैसे डूबता है। ठीक है, बात समझ आई? उसके बाद तैरना होता है ना। अब तैरते क्या है, स्विमिंग क्या है, वो बाद में देखेंगे कि बॉडी फ्लोट कब करेगी, कब डूब जाएगा, वो तो हम देखेंगे वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में। ठीक है, कि फ्लोटेशन का क्या कैसे बॉडी फ्लोट करती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब वाटर क्या लगाता है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है। एक तो रिएक्शन है, एक तो क्या है, रिएक्शन है। चूंकि इतनी जोर से कूद एक्शन लगा है वाटर के ऊपर, इन रिटर्न रिएक्शन लगा। उसके अलावा, रिएक्शन के अलावा और क्या लगता है? बायोंसी लगती है। कैसे? यहाँ पर तो पता नहीं चला सही से कि हो सकता है हमने एक्शन लगाया, उस रिएक्शन की वजह से ऊपर आ गए। ठीक है, अब क्या करना कि जब पानी में कोई डूबता रहता है और उसको बचाने जाते हो, क्या वो उतना ही भारी लगता है जितना बाहर है? नहीं लगता। ठीक है, अगर किसी को पानी में पकड़ के खींचे हो तो उतना वेटेड नहीं लगता जितना वो बाहर लगता है। किया ऑब्जर्व? नहीं किए। एक काम करना, घर जाना, एक हैवी मतलब बड़े से बकेट में पानी भर देना, कोई हैवी मास सिस्टम हो उसको रख देना नीचे, और उसको नीचे से हाथ से उठाना, इतना कि आसानी से न उठे, ये नहीं 200-250 ग्राम रख दिए उससे क्या, मतलब कम से कम 4-5 kg हो, उसको डालना। देखना पकड़ के ऊपर लाओगे तो हल्का लगेगा, जैसे ही उससे बाहर निकालोगे वेट भारी महसूस होगा ज़्यादा। ठीक है, कुएं से अगर पानी निकाले हो तो भी पता चल जाएगा। बकेट जब पानी के अंदर होता है सरफेस तक आने में बड़ा हल्का लगता है, जैसे ही उसके ऊपर उठाओगे फिर भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बकेट उसके अंदर था, उसके ऊपर वाटर की वजह से बायोंसी लग रहा था ऊपर की तरफ, वो भी हमें हेल्प कर रहा था। और जैसे ही बकेट पानी से बाहर आया, क्या हुआ? बायोंसी गायब हो गई, अब उसका काम भी हमें ही करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे डेली लाइफ के थे। ठीक है, अब कुएं के ज़माने में तो हो नहीं, तो नहीं कि निकालोगे पानी। ठीक है, समझ आ गई बात है? ठीक, तो उसके लिए वो घर पे वो काम कर सकते हो। ठीक है, वो अलग बात है, 1-2 ईंट बांध देना, रस्सी में डाल देना, क्या जा रहा है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम इंडियन है ना, उसमें भी करने में शर्माते हैं तो कहाँ सीखेंगे। ठीक है, वहाँ एडिशन देखो, खुद अंडे पे बैठ गया। हाँ, करोगे? नहीं करोगे, इसलिए नहीं सीखते। एक्सपेरिमेंट हमेशा सही नहीं होता, ठीक है, गलत भी होते हैं, करने चाहिए। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन उसके पीछे का रीज़न सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ फाइंड करने की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि बायोंसी कितना लगेगा, बायोंसी कितना लगेगा। अब ध्यान से सुनना कि मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें मैंने ऐसे पूरा पानी भर दिया, ठीक है, बस गिर नहीं रहा है, इतना समझ लो, है ना। कौवे और कंकर की कहानी सुने हो? कंकर डाल डाल के पानी पी लेता है, वो नीचे होता है वो। हाँ, वो आर्किमिडीज का कौवा था। ठीक है, हाँ, वरना कौवे इतने से आने कहाँ होते। ठीक है, देखो अब अगर हम इसके अंदर स्टोन डालें, क्या डालें? इतना सा। ठीक है, अभी फ्लोटेशन की बात नहीं कर रहा मैं,
तो अगर ये पूरा डूबेगा, इतना सा डूबेगा, तो इतना पानी भाई कहाँ लेगा? पानी के अंदर का स्पेस ही तो लेगा, मतलब पानी कह रहा हूँ कंटेनर के अंदर का ही तो स्पेस लेगा। और कंटेनर में पहले से क्या है, क्या खाली जगह था? नहीं, क्या था? पानी। तो मतलब उतना पानी अपनी जगह से हटाएगा। तो जितना पानी यहाँ पर लिया है उतना ही पानी कहाँ होगा? इस कंटेनर में बाहर आके गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पानी है, क्या इस पानी को इस पत्थर ने हटाया है ना? तो ये जो पानी बाहर की तरफ आया, क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है या वाटर है? वाटर लो तो वाटर, कोई लिक्विड लो तो लिक्विड। क्या है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। कह सकते हैं क्या? पक्का क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। ठीक है, क्या है ये? डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड को वेट किया किसने? हाँ, इसी ने, हमने नहीं किया था, हमें तो बाद में पता चले। ठीक है, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का क्या किया इन्होंने? वेट किया। वेट कैसे निकलता है भाई? m इंटू जी, मतलब इसका मास निकाला होगा m इंटू जी, यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया। तो ये क्या है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा कि इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जितना भी वेट है उतना ही फोर्स इस बॉडी के ऊपर की तरफ लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोंसी कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जितना पानी बाहर निकलता है, यानी कोई स्टोन अपनी जगह से क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, उस वाटर का, उस लिक्विड का जो भी वेट होगा उतना ही बायोंसी क्या होता है? इस बॉडी के ऊपर लगता है। आर्किमिडीज ने अपने इस स्टेटमेंट में यही बात कही है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब ये बताओ वेट किसको कहते थे? बोलो, अरे बोल दे भाई। मतलब फोर्स बाय द ग्रेविटी। फोर्स बाय द ग्रेविटी, ध्यान सुनना, फोर्स बाय द ग्रेविटी मतलब जितना ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर जितना भी ग्रेविटी लगेगा वो क्या होगा? इसका वेट होगा। ठीक है, अब यही सरफेस पर आ जाता था तो नॉर्मल के बराबर हो जाता था, तो हम नॉर्मल काउंट कर लेते थे, लेकिन उसको एक्सेलरेट करा दे तो गड़बड़ हो जाता था। ठीक है ना? खैर वो पीछे हमने देख चुका है, कहाँ? लिफ्ट में एपरेंट वेट के कॉन्सेप्ट में। अब सोचो कि हमने इसको डाला, ये तो फ्री था अभी, तो अभी जो होगा अगर यहाँ पर अगर हम कोई स्केल लगा दे, इसका एक्चुअल वेट मेजर करेगा, हवा में जो होगा इसका एक्चुअल वेट मेजर करेगा। ठीक है, अब सोचो इसका वेट घटेगा कब? वेट किसको कह रहे थे? एक्सेलरेशन को, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो नीचे की तरफ लग रहा था। तो अब ये बताओ नीचे वाले फोर्स की वैल्यू कब घटेगी? जब ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा दोगे, तभी तो नेट फोर्स कम हो जाएगा, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा? कम होगा। एक्चुअली नीचे वाला फोर्स तो उतना ही होगा, लेकिन हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एक्सेलरेशन मतलब अब जो स्केल मेजर कर रहा था वो तो डाउनवर्ड फोर्स को मेजर कर रहा था। ठीक है ना? जो स्केल मेजर कर रहा था वो तो किसको मेजर कर रहा था? डाउनवर्ड फोर्स को। ठीक है, समझ आई बात है? मान लो ये ऐसे कोई स्केल है, इसमें हैंग था ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्केल है वो तो इसके डाउनवर्ड फोर्स को मेजर कर रहा है ना। ठीक है, अब इसको ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा दो तो स्केल उतना कम मेजर करेगा। ये तो बताएगा कि वेट कम है। क्यों बताएगा वेट कम है? कितना कम बताएगा? जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगाए हो। अब तुम्हें पता है कि जो बायोंसी है वो कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। तो इसको लैब के अंदर आसानी से कैसे मेजर करते हैं और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को कैसे वेरीफाई करते हैं, जरा देखो इसको। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया? बैलेंस स्केल से इनका वेट मेजर कर लिया। क्या कर लिया? बैलेंस स्केल से इसका वेट मेजर कर लिया। इसका मास कुछ भी था,
और हमने लिख दिया इसको वेट इन एयर। जो भी यहाँ पर रीडिंग आई उसको क्या लिख दिया, वेट इन एयर। सपोज कर लो ये था 20 न्यूटन समथिंग, आसानी के लिए समझाने के लिए। W इन एयर कितना है, 20 न्यूटन। फिर क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, जो कि पहले से क्या था, ऐसे फिलअप था, ठीक है। और इस पूरे अरेंजमेंट को यहां डाला, इस पूरे अरेंजमेंट को कहां डाला, यहां पर। कहां डाला, यहां पर। तो इनकी वजह से इतना जो स्पेस है, इसकी वजह से लिक्विड कहां गया होगा, बाहर। इस लिक्विड ने क्या लगाया होगा, बायोंसी, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये जो वेट मेजर कर रहा था, ये तो उस वक्त सिंपली किसको मेजर कर रहा था, mg को। लेकिन अब किसको मेजर करेगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ ये लगाया होगा क्या, बायोंसी। तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ mg माइनस बी। भाई ऊपर की तरफ बायोंसी और नीचे की तरफ mg, तो नेट फोर्स कितना होगा नीचे की तरफ, mg माइनस बी। और इस mg माइनस बी को कौन बैलेंस कर रहा है, स्केल। तो मतलब इतना फोर्स, इतना वेट ये मेजर करेगा, यानी वेट इन लिक्विड। जब लिक्विड के अंदर बॉडी थी तो इतना मेजर करेगा, है ना, mg माइनस बी मेजर करेगा, ठीक है। कितना मेजर करेगा, mg माइनस बी मेजर करेगा, इतना ही करेगा ना। बस समझ में आई। क्या हम इसको वेट इन एयर कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहां से देखो कि ये जो है वेट इन लिक्विड बेसिकली क्या है, वेट इन एयर माइनस बायोंसी। तो बायोंसी कितना आएगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। मतलब सपोज कर लो जैसे यहाँ पर 20 न्यूटन था, यहाँ क्या हो गया 18 न्यूटन। तो कितने का चेंज आया, 2 न्यूटन का। कितने का चेंज आया, 2 न्यूटन का। इसका मतलब 2 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लगा था, यहाँ से कितना लगा था, बायोंसी कितना लगा था, 20 न्यूटन माइनस 18 न्यूटन। ये चीज़ समझाने के लिए मैं लिया हूँ एग्जाम्पल, ताकि समझ में आए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो इतना बायोंसी लगा। हमने इस स्केल का जरिया तो यही मेजर किया कि इतनी वैल्यू घटी है, इसका मतलब ऊपर की तरफ इतना फोर्स लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने अच्छा काम ये किया था कि नीचे क्या लगा दिया था, कंटेनर। तो इसमें वो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड था वो भी आ गया, ठीक है। क्या किया, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड को एक पॉलीथीन के थैले में डाल दो, ठीक है, और स्केल के ऊपर लगा दो। तो क्या देखा, यहां पर जो रीडिंग थी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड दैट वाज आल्सो 2 न्यूटन, ठीक है। बात समझ में आई। एक तो उधर से निकाला कितना चेंज आया, और आर्किमिडीज ने जो कहा था कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उतना ही वेट होता है, बायोंसी होता है। उस डिस्प्लेस्ड वाटर को भी हमने कलेक्ट कर, लिक्विड को भी कलेक्ट कर लिया था और उसको मेजर कर लिया। क्या देखा, कितना निकला, 2 न्यूटन। मतलब यहां पर जितना रीडिंग वेट में कम हुआ था उतना ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट था। बात समझ में आई। इसलिए कहा आर्किमिडीज ने क्या, कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर किसी बॉडी के ऊपर बायोंसी लगती है। आई बात समझ में नहीं आई, बात समझ में आई। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर क्या लगता है, बायोंसी। चलो अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिख लें। नहीं लिखना, लिखना है, लिखो। When a body is partially or fully, when a body is partially or fully submerged in a liquid,
the buoyant force experienced by the body, the buoyant force experienced by the body is equal to the weight of displaced liquid, is equal to the weight of the displaced liquid, is equal to the weight of the displaced liquid. बात समझ में आ गई? पक्का? डेफिनेटली समझ में आ गया? आया या नहीं? कि आर्किमिडीज ने क्या कहा, जब कोई बॉडी को पूरा या आधा जितना भी लिक्विड के अंदर डालोगे तो जितना भी पोर्शन बॉडी का लिक्विड के अंदर जाएगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा। तो उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो भी वेट होगा वही क्या होगा? बायोंट फोर्स होगा। किसके ऊपर? इस बॉडी के ऊपर। कहाँ? ऊपर की तरफ। कहाँ? ऊपर की तरफ। ठीक है, रब करूं? कितना टाइम हुआ? 15 मिनट है। 15 मिनट में ख़त्म होगा? उम्मीद कमी है। चलो एक प्रिंसिपल फिर और पढ़ ले, फ्लोटेशन की बात कल करेंगे तब। ठीक है, बीच में छोड़ने से फायदा। हेडिंग डालो, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इसके एप्लीकेशन को मतलब हम कल देखेंगे। किसके? आर्किमिडीज के। चूँकि टाइम नहीं है, पूरा का पूरा लेक्चर जो उसी में लग जाएगा, इसलिए उसको कल देखेंगे। अभी क्या पढ़ो? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ। कल का मतलब मंडे में। पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ। देखो, पास्कल्स लॉ किसको कहते हैं? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जब भी कोई लिक्विड अगर कन्फाइंड हो किसी कंटेनर में, कन्फाइंड का मतलब बंद हो। कन्फाइंड का मतलब क्या हो? बंद हो। ठीक है, जब भी कोई लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर क्या हो? कन्फाइंड हो। ये नहीं कि रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है ऊपर से ओपन, ऐसा नहीं। कहाँ पर हो? बंद हो। जैसे किसी ट्यूब के अंदर और दोनों तरफ क्या हो? वो क्लोज हो। ठीक है, तो ऐसे कन्फाइंड अगर किसी ट्यूब के अंदर, तो इसकी वजह से क्या लग रहा होगा? प्रेशर लग रहा होगा, जो भी वो तो लग ही रहा होगा ट्यूब वगैरह में। आर्किमिडीज पास्कल्स क्या कहता है कि इस लिक्विड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर का चेंज लाओगे, जो भी प्रेशर का चेंज लाओगे, जो पहले से है वो तो है ही, जो भी प्रेशर का चेंज लाओगे इसके अंदर, मतलब अभी P है तो P प्लस डेल्टा P है ना। मान लो अभी 5 पास्कल है तो 6 पास्कल तक चेंज कितने का हुआ? 1 पास्कल का। तो ये 1 पास्कल का चेंज बगैर घटे पूरे लिक्विड के अंदर इक्वली ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? क्या होता है? इक्वली ट्रांसमिट होता है बगैर घटे हुए। बस समझ में आई? बगैर घटे हुए क्या होता है? हर पॉइंट पर क्या हो जाता है? इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? पास्कल्स लॉ। लिखो, when a liquid is
confined in a when a liquid is confined in a container or tube, when a liquid is confined in a container or tube, the change in pressure, when a liquid is confined in a container or tube, the change in pressure at any point, the change in pressure at any point of the liquid is equally transmitted to each and every point, without diminishing its value, without diminishing its values, diminishing घटे हुए, without diminishing its values। ठीक है, अपनी वैल्यू को बगैर घटाए हुए क्या होता है, हर जगह पर इक्वली ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसका लिखो एप्लीकेशन किसका, पास्कल्स लॉ का, और उसमें एक क्या है, हाइड्रोलिक पंप। कौन, हाइड्रोलिक पंप या हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट भी कह सकते हो, हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हेडिंग डालो, हाइड्रोलिक पंप या हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, गाड़ी धुलवाने गए हो, देखे होगे एक जैक होता है, उसके ऊपर डाल के गाड़ी को ऊपर कर देते हैं, नहीं देखा? अरे उधर भी है, क्या नाम है उसका, अनूपसर रोड जो है, अरे शमशाद मार्केट से उधर पेट्रोल पंप है, उसके पास तो है वहाँ पे, खैर गए नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक पंप के जरिए ही उसको लिफ्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, आज पास्कल्स के इस लॉ से हम एक छोटे से फोर्स को बड़े फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक छोटे से फोर्स को बड़े से फोर्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हम लगाएंगे यहाँ कुछ, उस बॉडी के ऊपर जाके एक्ट करेगा कुछ और। ठीक है, तो उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि ये लिक्विड कन्फाइंड है और इसमें लगा हुआ है, देखो इस तरह से, ऐसे पिस्टन, क्या लगा हुआ है, ऐसे क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, पिस्टन, जिस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा पिस्टन इस तरफ है। ठीक है, और इस पिस्टन के ऊपर वाला सरफेस ऐसे फ्लैट है। ठीक है, बंद हो गया पूरा। ठीक, ये वाला एरिया जो है ये छोटा होता है, ये वाला एरिया बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, उधर गाड़ी वगैरह को रखने। ठीक है, और उसका पर्पस भी है। ये एरिया स्मॉल है। एग्जाम्पल के लिए मैं साथ साथ एग्जाम्पल कंसिडर करते जा रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए जो है हमारा 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर छोटा सा एरिया होगा। अच्छा, कैपिटल ये मान लो कि मतलब ऐसा समझ लो 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, तो कितना हो जाएगा एरिया, 20 मीटर स्क्वायर। कितना मान ले, 20 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने रख दिया कुछ भी, ठीक है, इसका वेट होगा, इसको लिफ्ट करने के लिए कम से कम इसका वेट जितना है उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक, अब सोचो, अगर हमने यहाँ पर लगाया एक छोटा सा फोर्स, यहाँ तो क्या चाहिए, एक बड़ा फोर्स चाहिए ऊपर उठाने के लिए, जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है। खैर देखो इधर, एक छोटा सा फोर्स लगाया हम ऊपर की तरफ, मान लो ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन। कितना अप्लाई किया, 20 न्यूटन। हमें पता करना है वो कैपिटल उस गाड़ी के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा। तो ज़रा देखो, पास्कल्स ने क्या कहा कि तुम जो भी प्रेशर का चेंज क्रिएट करोगे वही ट्रांसमिट होगा। तुमने प्रेशर कहाँ लगाया,
यहाँ पर तो प्रेशर अप्लाइड कितना है, P इज इक्वल टू स्मॉल f बाय स्मॉल एरिया। यही होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी निकाल लूँ मैं, P कितना हो जाएगा, स्मॉल f बाय स्मॉल एरिया कितना आ जाएगा, बोलो भाई, 20/1 दैट इज 20 पास्कल। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर F/A पास्कल, समझ आ रही बात है, F/A पास्कल। इतना प्रेशर कहाँ तुमने क्रिएट किया, इस पॉइंट पर से कह लो Q पर, और ये पॉइंट है R। तो Q पर तुमने कितना प्रेशर क्रिएट किया, एक्स्ट्रा प्रेशर, पहले से तो नहीं था पंप पे कोई प्रेशर ऐसा, तुमने क्रिएट किया। तो ये प्रेशर तुमने क्रिएट किया कितना, F/A, दैट F/A विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो यही प्रेशर आकर यहां पर भी लगा होगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, जो भी F है, हेयर द प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू F/A, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेशर इस पूरे एरिया पे ऐसे लग रहा है ना, इस पूरे एरिया पे, तो क्या होगा, कैपिटल F बाय कैपिटल एरिया, है ना। बट हेयर द प्रेशर इज कैपिटल F बाय कैपिटल A, है ना। प्रेशर अप्लाइड तो इतना है, प्रेशर एग्जर्टेड एट R कितना लिखोगे, कैपिटल F बाय कैपिटल एरिया, इसको लिख दो प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर एग्जर्टेड, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रॉम वन एंड बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दैट P applied and P exerted must be equal. That means small f by small a will be equal to कैपिटल F बाय कैपिटल A। यहाँ से कैपिटल F की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल A इंटू स्मॉल f बाय एरिया, मतलब इतना फोर्स दूसरी तरफ जाके लगेगा। तो यही काम यहाँ पर भी कर ले, ज़रा इधर देखो, यहाँ के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, तो पहले तुम ये छाप लेना, उसके बाद एग्जाम्पल छापना, ठीक है। तो अब देखो, बट P इज ऑल्सो इक्वल टू F बाय एरिया, F कितना है, कैपिटल F, एरिया कितना था, 20 मीटर स्क्वायर, है ना। दिस प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू दिस, है ना, होगा या नहीं होगा भाई, ये प्रेशर अप्लाइड है और ये प्रेशर एग्जर्टेड है ना। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दैट हाउ मच, कितना आया था, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, कितना, 20 मस्ट बी इक्वल टू F बाई 20, कितना हो जाएगा ये, 400 न्यूटन। तुमने कितना लगाया था, 20 न्यूटन, बना कितना, 400 न्यूटन, कितना बना, 400 न्यूटन, समझ आई बात है, कितना बना, 400 न्यूटन। इसको ऐसे समझो आसान भाषा में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी मान ले, मतलब सॉरी वो तो होता ही है, मतलब जी की वैल्यू 10 मान ले, जी की वैल्यू क्या मान ले, 10 मान ले। तो यहाँ पर अगर 2 kg रखे होंगे तो मास 2 kg इंटू 10 कितना लगा होगा, 20 न्यूटन, ठीक है। और ये 20 न्यूटन यहाँ लगा, कितना फोर्स लगाया, 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन तो वेट है, एक काम करो इसको जी से डिवाइड कर दो, 40 kg को लिफ्ट किया होगा 2 kg ने, विजुअलाइज किए, ठीक है, बस समझ में आई। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो फोर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं इससे, सीधा सीधा आसान से याद रखो, कैपिटल F बाय एरिया मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल f बाय एरिया, ख़त्म, दोनों का प्रेशर बराबर होता है, ज़रूरी नहीं कि इसको रटे पड़े हम, बस समझ में आई कि यहाँ पर कैपिटल F बाय ए जितना होगा, यहाँ पर से कैपिटल स्मॉल f बाय ए जितना होगा, बोथ प्रेशर शुड बी सेम, ठीक है।
कहाँ से? पास्कल्स लॉ से। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट, क्यों बॉडी की डेंसिटी जब लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है तो तैरता है, क्यों बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से बराबर होगी तब कैसे तैरेगा, और जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगा फिर क्या होगा। ठीक है, यानी फ्लोटेशन का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो कल हम देखेंगे। थैंक यू।